नमस्ते, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजय दीक्षित और आज आरंभ में आपसे एक बात कहनी है। हम जयपुर डायलॉग्स चला रहे हैं और पहले दिन से हम ये कह रहे हैं कि हम भारत के लिए एक नया नैरेटिव बनाना चाहते हैं। और नया नैरेटिव क्या, बेसिकली जो हमारा बेसिक नैरेटिव है उसको इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। जब नैरेटिव नहीं होता है तो क्या होता है ये आपने देख लिया। यदि आप सच को स्थापित नहीं कर सकते तो फिर ध्रुव राठी जैसे झूठे जो हैं उनका नैरेटिव चलता है और वो क्या करता है वो आपने चुनाव में देख लिया। इसलिए जो हमारी नैरेटिव बिल्डिंग एक्सरसाइज है, जो हमारा राष्ट्रीय नैरेटिव फंड है, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए, हिंदू नैरेटिव फंड को स्ट्रेंथन करने के लिए कृपया हमारे सब्सक्रिप्शन प्लान्स को ज्वाइन करें और ऊपर दिख रहे क्यूआर को स्कैन करें। नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। क्या आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है? इस आशंका को तब और बल मिला जब सरसंघ चालक मोहन भागवत जी ने यह स्पष्ट कह दिया कि भाई मणिपुर में देखिए, मणिपुर में ठीक नहीं चल रहा है। उसके अलावा ये भी कहा कि जो सेवा भाव से जो लोग व्यक्ति होते हैं उनमें अहंकार नहीं आना चाहिए। तो जो भी कहना चाहते थे वो लगभग स्पष्ट हो गया। साथ में संघ के ही बिहाफ पे ऑर्गेनाइज़र में एक लेख आया। रतन शारदा जी, आप जानते हैं जिनको, रतन शारदा जी जो संघ के ही विचारक माने जाते हैं, संघ के ऊपर कई पुस्तकें उन्होंने लिखी हैं। उन्होंने ऑर्गेनाइज़र में एक आर्टिकल लिखा और उस आर्टिकल में यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि भाई यद्यपि संघ जो है वो ओवर्टली पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, लेकिन संघ के स्वयंसेवकों को सदैव मान दिया जाता रहा है और इलेक्शन के टाइम पर उनसे ये कहा जाता है कि भाई आप आइए और कार्य कीजिए। और बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो संघ बहुत ही कुशलता से और बहुत ही निष्ठा से करता रहा है। विशेषकर जो बूथ मैनेजमेंट का कार्य है वह संघ का बहुत ही उत्कृष्ट कोटि का होता था पहले। लेकिन अब जैसा कि हम देख रहे हैं कि इनके बीच में कुछ तनाव है। तनाव इतना बढ़ गया कि जिस समय बिल्कुल पोलिंग अपनी पीक पर थी उस समय पर संघ ने अपनी ओटीसी रख ली। ओटीसी जो है, इनके 3 स्तर के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं। एक आईटीसी होता है, फिर ऊपर के ओटीसी के प्रोग्राम्स होते हैं। तो ओटीसी का जो सेकंड वर्ग था उसका उन्होंने प्रोग्राम रख लिया। तो अधिकतर जितने भी शीर्ष प्रचारक थे सब उसमें व्यस्त हो गए। तो लोकल लेवल पे भी जो स्वयंसेवक हैं उन स्वयंसेवकों को जब तक एक हरी झंडी नहीं मिलती, वैसे तो सभी स्वयंसेवक हैं वो स्वतंत्र होते हैं अपना निर्णय लेने के लिए, लेकिन जब तक उनको हरी झंडी नहीं मिलती, ऊपर से जो कहा नहीं जाता कि भाई लगिए आप लोग भी, तो तब तक वो पूरी लगन और निष्ठा से नहीं लगते हैं। वैसे लग भी जाते हैं कई लोग अपने लोकल स्तर पर, उसको कोई मनाही भी नहीं होती। इस बार ऐसा देखा गया कि संघ ने पूरी तरह से उदासीनता दिखाई। जहाँ जहाँ पर जो प्रदेश नेतृत्व था उस प्रदेश नेतृत्व ने संघ के साथ में मिलकर उनसे अनुरोध कर कर उनको साथ में लिया। वहाँ तो मामला ठीक बैठ गया, जैसे कि आपने देखा मध्य प्रदेश। लेकिन उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में मामला बिल्कुल उलट दिखा। विशेषकर यदि उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में मामला कहाँ से गड़बड़ाया? उत्तर प्रदेश में जो मामला गड़बड़ाया वो कृपा शंकर सिंह को जो टिकट दिया गया वहाँ से गड़बड़ाया। ऐसा नहीं है कि कृपा शंकर सिंह के बारे में जो संघ की आपत्तियां हैं उसके बारे में भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व बेखबर था। कृपा शंकर सिंह को जब सम्मिलित किया गया पार्टी में, उस समय भी भारतीय जनता पार्टी को संघ ने कहा था कि ये आप ठीक नहीं कर रहे हैं। इस व्यक्ति ने सीधे सीधे 26/11 आरएसएस की साजिश नामक पुस्तक लिख के और उसको विमोचन उसका करवाया था और उसमें इसकी सक्रिय भागीदारी थी, क्योंकि वह पुस्तक जो थी वो मात्र 6-7 दिनों में लिख दी गई थी। 26/11 यानी 26 नवंबर को अटैक हुआ था और 2 दिसंबर को वो पुस्तक लॉन्च हो गई। और अजीज़ बरनी जो सहारा उर्दू के संपादक हुआ करते थे, अजीज़ बरनी ने वो पुस्तक लिखी और विमोचन में आपने देखा था कि दिग्विजय सिंह भी सम्मिलित थे, कृपा शंकर सिंह भी सम्मिलित थे। तो एक प्रकार से इस व्यक्ति ने
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को राष्ट्रद्रोही सिद्ध करने का एक प्रयास किया था। वो इसलिए असफल हो गया कि तुकाराम ओमले नामक एक राष्ट्रनिष्ठ सैनिक ने, वो पुलिस कांस्टेबल थे, उन्होंने AK-47 की पूरी मैगज़ीन उनके पेट में खाली करने के बाद भी उन्होंने अजमल कसाब को नहीं छोड़ा और अजमल कसाब जिंदा पकड़ा गया। अजमल कसाब जिंदा नहीं पकड़ा जाता तो जिस प्रकार की योजनाएं थीं उस योजनाओं में बड़ी आसानी से यह तोहमत, यह कलंक जो है वो दूसरों के ऊपर, हिंदुओं के ऊपर, हिंदूवादी संगठनों के ऊपर और विशेषकर RSS के ऊपर मढ़ दिया जाता, जो उसके बाद भी आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये नैरेटिव चलाया गया। ऐसे व्यक्ति को सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी में मुंबई में सम्मिलित किया गया। बहुत सारे लोगों ने आपत्ति की गई, लेकिन आजकल जो मजाक मजाक में कही जाती है ना, भाजपा की वॉशिंग मशीन, उस भाजपा की वॉशिंग मशीन में कोई भी आ सकता है। और विशेषकर ऐसे व्यक्ति को ले आना जो कि पूरी तरह से एक तरह से ये कहें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को और परोक्ष में भारतीय जनता पार्टी को देशद्रोही साबित करने पर तुला हो, वो भी एक बड़े ही फ्रॉड तरीके से। यानी आप जानते हैं कि 7 दिन में पुस्तक नहीं लिखी जा सकती, तो इसलिए यह स्पष्ट है कि यह पुस्तक पहले से लिखी जा चुकी थी, इसीलिए यह संदेह और बलवती हो जाता है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी ने जो लोग सम्मिलित थे इस षड्यंत्र में, उनके विरुद्ध अभी तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की है। 10 वर्ष हो गए इस सरकार को, लेकिन जो लोग षड्यंत्र में सम्मिलित थे 26/11 के अजमल कसाब के अतिरिक्त, उनको पूरी तरह से बाहर लाया जाना अभी तक अपेक्षित है। जानकारी हो कि दिग्विजय सिंह ने भगवा आतंकवाद का एक झूठा नैरेटिव गढ़ा था और उस भगवा आतंकवाद के माध्यम से, जैसा कि कर्नल पुरोहित ने बाद में बताया भी, कि उनके ऊपर यह दबाव डाला जा रहा था कि वह स्टेटमेंट दे दें कि जो मालेगांव इत्यादि जो धमाके हुए थे उसमें सीधे सीधे वो नाम लेवाना चाहते थे सरसंघ चालक मोहन भागवत का, जो कि उन्होंने नहीं लिया, झूठ था निश्चित रूप से। तो मक्का मस्जिद हैदराबाद वाली, मालेगांव 1, मालेगांव 2 और अजमेर बॉम्ब ब्लास्ट, इन चारों में संघ के लोगों को फंसाने का प्रयास किया गया। इसी प्रकार से आपने देखा कि किस प्रकार से जो समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट हुआ था, उसमें भी VHP के स्वामी चिन्मय आनंद को, उनको भी फंसा दिया गया था। बाद में उनसे तो फंसा के उनसे 164 के बयान तक करवा लिए थे, जो बाद में उन्होंने रिट्रैक्ट किए और बाद में वो छूटे। तो ये जब सारे षड्यंत्र चल रहे थे तो इन षड्यंत्रकारियों को सम्यक और उचित सजा दिलवाना यह कर्तव्य था। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई थी, उन्होंने कुछ विशेष इसमें रुचि नहीं ली। 10 वर्ष के बाद भी उन पर कार्रवाई न होना, उसके ऊपर से जो मुख्य षड्यंत्रकारी थे उनमें से एक कृपा शंकर सिंह, जो दिग्विजय सिंह के बहुत ही नाक के बाल थे, जिनके बारे में प्रसिद्ध है, मुंबई में उनके बारे में प्रसिद्ध है कि दाऊद के साथ भी और दाऊद के बाद भी आप, यानी भारतीय जनता पार्टी वाले 24 घंटे आतंकवादियों के प्रति, दाऊद इब्राहिम के प्रति, इनके प्रति बहुत सारी बातें कहते रहते हैं, इनको राष्ट्रद्रोही बता के और लोगों का मन जीतने का प्रयास करते रहते हैं, लेकिन जो दाऊद का सहयोगी था उसको पार्टी में ले आते हैं। अच्छा, ये यहीं तक सम्मिलित, यहीं तक पूरी तरह से सीमित नहीं है। और भी आगे देखें तो जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में इस बार टिकट वितरण हुआ है, जो हेमंत शर्मा नाम के एक कुख्यात पत्रकार की बात जो सामने आई है, जो पहले बताया जाता है कि जो मेडिकल कॉलेज घोटाला हुआ था उसमें भी सम्मिलित था, जिसके कारण उसको निकाला गया था। रजत शर्मा जैसे ने भी उसको इंडिया टीवी से निकाल दिया था, लेकिन उसके पास इतने पैसे थे, इतने पैसे वो कमा चुका था कि उसने अपनी अलग से चैनल बना ली और
अपनी निकटता दिखा के कुछ भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, और उसने जम के टिकटों में धांधली की। कृपाशंकर का टिकट भी उसी के द्वारा दिलाया गया बताते हैं। एक बड़ा मोटा अमाउंट भी बताया जाता है जो एक्सचेंज हुआ। और ये सब करने के बाद यदि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से अपेक्षा की जाए कि वे उनके साथ में उसी मनोयोग से लगें जैसे पहले लगते थे, तो ये अन्यथा बात है। ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि जिस प्रकार से एक मैं कहूँगा कि तल्ख टिप्पणी की गई है सरसंघ चालक जी द्वारा, और रतन शारदा ने तो बहुत कुछ क्लियर भी कर दिया। साफ साफ बताया कि कैसे पहले हुआ करता था, कैसे लोग लगा करते थे, कैसे इस बार उनकी अनदेखी की गई, कैसे उनको किसी को भी औपचारिक रूप से आमंत्रित नहीं किया गया, और किस प्रकार से ये एक दिखाने का प्रयास किया गया कि भाई ये तो गंवई लोग हैं, इनको कुछ आता नहीं, और रियल पॉलिटिक्स की समझ तो भारतीय जनता पार्टी के काडर को ही है। तो आप लोगों ने उसका परिणाम देख लिया। अभी भी समय तो है, लेकिन लगता नहीं कि कोई विशेष प्रयत्न किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी द्वारा कि वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को साथ में लेकर चले। एक अवज्ञा का भास है भारतीय जनता पार्टी के एक्शंस में, और वो ये बताना चाहते हैं कि कोई ख़ास बात नहीं है, ये होता रहता है, सबकी कैफियत तलब की जाएगी, सबके एक्सप्लेनेशंस लिए जाएंगे, लेकिन जिनके अहंकार के कारण ये रिएक्शन हुआ, यह प्रतिक्रिया हुई, विशेषकर उत्तर प्रदेश में और महाराष्ट्र में, उनकी कैफियत कौन तलब ले करेगा, उनका कारण बताओ, नोटिस कौन देगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अभी